Everyone. So we will start a last revision class for SST in board exam. We all know that we have 4 subjects in our SST: geography, civics, history, and economics. We start with geography. Geography में we have total 7 chapters. First chapter is about resource. सो रिसोर्सेज में हमको क्या क्या याद करना है? सबसे पहले फर्स्टली तो रिसोर्स की डेफिनेशन आपको याद करनी है। उसके बाद में आपको याद करना है ट्राइंगल वीडियोस में दे रखा है जिसके अंदर ये बता रखा है कि ह्यूमन का नेचर से, टेक्नोलॉजी से और इंस्टीट्यूशन से किस तरीके का रिलेशन है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिसोर्सेज के टाइप्स कौन कौन से हैं। उसके बाद में आपको पढ़ना है उसके अंदर की रिसोर्स का कंजर्वेशन आप लोग कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में आपके पास टॉपिक आएगा जो ज्योग्राफी के अंदर पूछा जा सकता है लैंड से रिलेटेड कि लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, या फिर लैंड के टाइप के बारे में। जैसे 3 टाइप के अंदर लैंड को अपन लोगों ने डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट इज माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन्स के अंदर लैंड को डिवाइड किया जाता है। उसके बाद में उसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि 1952 के अंदर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई गई थी, उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट एरिया के ऊपर फॉरेस्ट होनी चाहिए? तो मिनिमम 33% फॉरेस्ट एरिया कवर अप होना चाहिए। उसके बाद में टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है करंट फैलो लैंड की डेफिनेशन, नेट सोन एरिया की डेफिनेशन, कल्चरेबल वेस्ट लैंड की डेफिनेशन। इन सब की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, या फिर ग्रोस क्रॉप एरिया की भी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में एक टॉपिक है जिसका मतलब है लैंड डिग्रेडेशन। तो आपसे उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है और व्हाट वर द रीजंस ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन। तो आपको ये भी जरूर एक बार के लिए लर्न करके जरूर जाना है। लास्ट आपके अंदर इस टॉपिक के अंदर एक क्वेश्चन और है अपना जिसको अपन कहते हैं रिसोर्स की प्लानिंग कैसे कैसे की जा सकती है। 3 स्टेप के अंदर आपकी बुक में रिसोर्स प्लानिंग के बारे में दे सका है। और लास्ट सॉइल के बारे में, सॉइल के टाइप्स आपको दे रखे हैं, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, उसके अलावा फॉरेस्ट सॉइल और एरिड सॉइल के बारे में। नेक्स्ट आपको उसके बाद में 2 टॉपिक कवर अप करने। फर्स्ट इज soil erosion and how we can conserve soil erosion. Next we will start from geography chapter 2. Chapter 2 name is wildlife, forest and wildlife. इसमें आपको किस किस के बारे में याद करना है? एक तो बायोडाइवर्सिटी की आपको डेफिनेशन जरूर याद करके जानी है। उसके अलावा आपको याद करना है कि 1972 में कौन सा प्रोजेक्ट पास हुआ था? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में पास किया गया था। नेक्स्ट 1973 में अपना प्रोजेक्ट टाइगर पास किया गया था। उसके बाद में आपको याद करना है कि प्रोजेक्ट टाइगर कहां कहां पर बनाए गए, जैसे पेरियार के बारे में याद करना है आपको, सुंदरबन के बारे में, मानस के बारे में याद करना है कि वो कहां कहां पर है। उसके बाद में आपको याद करना है कि 1991 में कितनी फॉरेस्ट के टाइप्स को, इट मींस प्लांट की स्पीसीज को ऐड किया गया था, तो 6 स्पीसीज को ऐड किया गया था। उसके अलावा आपको याद करना है फॉरेस्ट के टाइप कितने होते हैं? तो 3 टाइप है, रिजर्व फॉरेस्ट, अनक्लास फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। और प्रोटेक्टेड और रिजर्व को दोनों को मिलाकर अपन कहते हैं परमानेंट फॉरेस्ट। उसके बाद में लास्ट टॉपिक है अपना चैप्टर नंबर 2 का जिसका नेम है अपने पास कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन में आपको 6 टॉपिक दे रखे हैं। फर्स्ट आपके पास टॉपिक है उसके अंदर चिपकू मूवमेंट के बारे में। नेक्स्ट उसके बाद में टॉपिक है आपके पास में सरिस्का के बारे में, सरिस्का वाइल्ड लाइफ के बारे में। थर्ड भैरव देव डाकऊ सेंचुरी के बारे में दे रखा है। उसके बाद में आपके पास पॉइंट निकल कर आता है उसके अंदर स्केयर ग्रोव्स के बारे में, जिसके अंदर हम लोग ट्रीज को एक तरीके से गॉड की तरह वर्शिप करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में आपके पास पॉइंट निकल कर आएगा जिसके अंदर है जेएफएम। जेएफएम स्टार्ट होता है ओडिशा से। और लास्ट उसके बाद में अपन पढ़ते हैं बीज बचाओ आंदोलन या फिर नवधान्या जो कि टेहरी से स्टार्ट हुआ था। ये अपना 2nd चैप्टर में ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको बताए गए। नेक्स्ट आपके पास चैप्टर निकल कर आता है जिस चैप्टर का नाम है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेज। सबसे पहले आपको ये याद रखना है वाटर एक तरीके से रिन्यूएबल होता है। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में आपको डिफरेंस पता ही होगा। जिस चीज को या जिस टाइप के रिसोर्स को आप बार बार रिपीटेडली यूज कर सकते हैं वो होता है अपना रिन्यूएबल, और जिसको बार बार आप रिपीटेडली यूज नहीं कर सकते वो होता है नॉन रिन्यूएबल। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर जो कि मेन चीज है हमारे पास कि रीजन क्या है वाटर स्कैरसिटी के। वाटर स्कैरसिटी के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। उसके अलावा इसमें 2 टॉपिक आएंगे स्कैरसिटी में। 2 वर्ड याद रखना, एक होता है अर्बनाइजेशन और एक होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन।
इन दोनों के बारे में डेफिनेशन वो पूछ सकता है। उसके अलावा व्हाई डू वी नीड ऑफ द वाटर, वाटर की हम लोगों को नीड क्यों होती है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। उसके अलावा एंशियंट टाइम में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एंशियंट टाइम में वाटर को किस तरीके से कंजर्व करके रखा जाता था, जिसके अंदर आपकी बुक में दे रखा है, जिसके अंदर भोपाल लेक के बारे में दे रखा है। उसके अलावा इल्तुतमिश ने किस तरीके से कर रखा था, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में दे रखा है, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और नेक्स्ट 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर नंबर 3 से है आपके पास। फर्स्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप कैसे कर सकते हैं, जिसके अंदर आपने मेघालय के बारे में पढ़ा होगा, जिसके अंदर बैम्बू ड्रिप सिस्टम के बारे में बता रखा है। तो ये आपके चैप्टर नंबर 3 के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे। नेक्स्ट आपके पास चैप्टर आता है, जिस चैप्टर का नेम है चैप्टर नंबर 4, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर के अंदर आपको सबसे पहले तो एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है कि उसके क्या क्या बता रखा है। जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में दे रखा है आपको, सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में दे रखा है, इंटेंसिव फार्मिंग के बारे में आपको याद करना है, प्लांटेशन के बारे में आपको जरूर इंपॉर्टेंटली याद करना ही है। उसके बाद में क्रॉप्स के टाइप, या एग्रीकल्चर में 3 तरह की क्रॉप्स होती है, एक होती है रबी की क्रॉप, एक होती है खरीफ की क्रॉप, और एक होती है अपने पास ज़ैद क्रॉप। इन तीनों क्रॉप को आपको क्या करना है, रिपीट करना है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक निकल कर आता है, जो कि है टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन किस तरीके से एग्रीकल्चर के अंदर स्टार्ट किए गए थे। और लास्ट में इसके अंदर आपको पढ़ना है भूदान और ग्रामदान, जो कि स्टार्ट किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में से। चैप्टर नंबर 5 आपके पास निकल के आता है, जो कि है मिनरल्स के बारे में, मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्स के बारे में। उस चैप्टर में से मैप वर्क इंपॉर्टेंट है, आपके पास 3 मैप है उसमें दे रखे हैं, वो मोस्टली उन तीनों मैप को आपको डिटेल में याद करना है। जैसे उसके अलावा आपको उसमें कुछ मेटेलिक मिनरल्स के बारे में भी दे रखा है, उसके अलावा फेरस नॉन फेरस के बारे में दे रखा है, तो उनको भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंटली याद करना ही है, क्योंकि कई बार आपसे मैप के आधार भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट उसके अलावा चैप्टर नंबर जो आपका 6 है, जिसके अंदर आपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा होगा, जिसके अंदर बहुत टाइप की इंडस्ट्री बताई गई है, कॉटन की, जूट की, उसके अलावा आयरन और स्टील की। तो इन सब के अलावा चैप्टर नंबर 6 में एक इंपॉर्टेंट मैप है, तो आप उसको भी कवर अप करें। फर्स्टली उस मैप का नाम है टेक्सटाइल वाला, जिसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से टेक्सटाइल कहां पर है, क्योंकि बोर्ड में 2025 के अंदर ये वाला पूछा गया था। इट मींस 2024 और 5 वाले के अंदर मैप जो वर्क आया था आपका, वो मैप वर्क आया था चैप्टर नंबर 6 से। और लास्ट वाला अपना चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, जो कि 3 चीजों के बारे में अपन को बताता है। सबसे पहले लैंड के बारे में, उसके बारे में सी के बारे में, और नेक्स्ट वाटर के, उसके बाद में ग्राउंड के बारे में। ग्राउंड में अपन देखते हैं कि पाइपलाइन का यूज किया जा सकता है। उसके अलावा एयर के अंदर हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट्स का यूज कर सकते हैं और इंटरनेशनल का यूज कर सकते हैं। लैंड में हम लोग देखते हैं कि जिसके अंदर रेलवेज के बारे में आपको जरूर पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है ये, रेलवेज का यूज कैसे कैसे किया जा सकता है और रेलवेज और रोडवेज में क्या डिफरेंट है। उसके अलावा रेलवे के प्रेजेंटली कितने जोन बताए गए हैं, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपको बताना है कि फर्स्ट रेल कौन से ईयर में स्टार्ट की गई थी। लास्ट उसके अंदर आपको पूछा जा सकता है कि टेक्नो या टेलीग्राफ का मतलब क्या पूछा जा सकता है, या फिर उसके अंदर कम्युनिकेशन के कौन कौन से मीडियम है। ये सारे टॉपिक आपके चैप्टर नंबर 1 to 7 ज्योग्राफी की बुक के थे। अब हम लोग डिसाइड करते हैं दूसरी हमारी जो बुक है जिसके बारे में पढ़ेंगे, वो है हमारी सिविक्स की बुक, जिसका नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बुक, जिसमें चैप्टर नंबर हमारा 1 है, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग के अंदर आपको 2 देशों के बारे में पढ़ना था। सबसे फर्स्ट अपना है बेल्जियम के बारे में, और सेकंड है हमारे पास श्रीलंका। इन दोनों के एथनिक कंपोजिशन जरूर पढ़ के जाएं। उसके अलावा इन दोनों के अंदर क्या क्या टेंशन हुई थी, बेल्जियम ने उसको कैसे सुधारा, श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम हुई, जैसे 2009 में इसके अंदर सिविल वॉर एंड होता है, वो आपको पढ़ना है। उसके अलावा बेल्जियम के अंदर कौन कौन से अमेंडेड किए गए थे, जैसे 4 अमेंडमेंट किए गए थे, उसके बारे में आपको जरूर पढ़ के जाना है। और उसके अलावा पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों होती है, वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल, जिसके अंदर 2 पॉइंट दे रखे हैं, प्रूडेंशियल और मॉरल। उसके अलावा लास्ट में अपन पढ़ते हैं मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में, जिसके अंदर 4 पॉइंट दे रखे। फर्स्ट दे रखा है आपका डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, दूसरा दे रखा है डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में, नेक्स्ट उसके बाद में डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बारे में दे रखा है, और लास्ट वाला डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, उसके अलावा प्रेशर ग्रुप के बारे में और मूवमेंट के बारे में आपको दे रखा है। तो ये सारे टॉपिक आपको
लास्ट वाले उस चैप्टर में से कवर अप करके जाने हैं। नेक्स्ट उसके बाद में स्टार्ट होता है सिविक्स का अपना चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फेडरलिज्म। सबसे पहले फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी लेवल पे सरकार के 2 या 2 से ज्यादा लेवल बताते हैं। जैसे इंडिया के अंदर 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, एक है हमारे पास सेंट्रल लेवल, एक है हमारे पास स्टेट लेवल और एक है हमारे पास लोकल लेवल। तो इन तीनों को मिलाकर जो कहा जाता है वो कहा जाता है हमारे पास कि हम जो इंडिया एक कंट्री है वो कैसी कंट्री है, एक फेडरल कंट्री बताया गया है इंडिया को। नेक्स्ट उसके बाद में आप लोगों को सेकंड चैप्टर के अंदर से जो टॉपिक पढ़ के जाना है वो पढ़ के जाना है कि की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, की फेडरलिज्म के की फीचर्स क्या क्या हैं। इसके अंदर 7 to 8 पॉइंट आपकी बुक में मेंशन है, उसको जरूर पढ़ के जाना है क्योंकि कई बार ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है 3 मार्क्स में। उसके अलावा आपको नेक्स्ट फेडरलिज्म इंडिया के अंदर किस तरीके से यूज किया जाता है, उसके अलावा जो 2 टॉपिक है फेडरलिज्म के, जिसके अंदर एक है आपके पास कमिंग टुगेदर और दूसरा है आपके पास होल्डिंग टुगेदर, इन दोनों के टाइप्स को जरूर पढ़ के जाना है। नेक्स्ट उसके अलावा इसके बाद में आप पढ़ोगे कि इंडिया के अंदर क्या क्या चीजेस किए गए थे। उससे पहले एक टॉपिक और याद रखना कि लिस्ट से कई बार क्वेश्चन पूछा गया, हर साल पूछा जाता है, जो कि 3 तरीके अपन लिस्ट पढ़ते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और थर्ड अपन पढ़ते हैं यूनियन हमारी लिस्ट। इन तीनों लिस्ट के बारे में हमको जरूर पढ़ के जाना है। उसके अलावा नई एक लिस्ट है जिसका नाम है रेजिडुअरी। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब रेजिडुअरी नहीं थी, बट अब जाकर इसका भी मेंशन किया जा चुका है। नेक्स्ट उसके बाद में हमको जो टॉपिक पढ़ना है वो है हमारा लिंग्विस्टिक स्टेट के बारे में और लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में, कि इंडिया के अंदर कितनी लैंग्वेजेस को प्रायोरिटी दी गई है, लिंग्विस्टिक स्टेट कैसे बनते हैं। उसके बाद में आपको पढ़ना है डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, और लास्ट में आपको इस चैप्टर में एंड करना है लोकल गवर्नमेंट के बारे में, आपका लास्ट टॉपिक है, उसको जरूर आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद में आपके पास चैप्टर नंबर आता है जिस चैप्टर का नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट के बारे में। तो जेंडर, रिलीजन और कास्ट का जो आपका टॉपिक है उसके बारे में आपको कवर अप करके जाना है। वो कवर अप आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको जेंडर के बारे में पढ़ना है कि जेंडर में एक टॉपिक निकल कर आता है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर हमको ये पता लगता है कि घर के इनसाइड के वर्क तो विमेन करेगी और घर के आउटसाइड के वर्क कौन करेगा, मैन करेगा। जिसके अंदर इंडिया एक कौन सी सोसाइटी कही जाती है, तो इंडिया एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है। पेट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब ये होता है जहां पर परिवार का हेड पापा को या अपने फादर को कहा जाता है। नेक्स्ट चीज उसके बाद में आप रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे। तो रिलीजन में 2 चीज दे रखी है जिसके अंदर आपको टॉपिक पढ़ना है कम्युनलिज्म को लेकर। मेन टॉपिक यही है रिलीजन के अंदर, कम्युनलिज्म, और दूसरा है सेकुलर स्टेट। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 जो कि इको का है, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। तो आपको इस चैप्टर में पढ़ना यह है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके अगर पूछा जाता है तो वो पूछा जाएगा एमएनसी के ऊपर। एमएनसी के अंदर अपन पढ़ते हैं मल्टीनेशनल कंपनी, जो कंपनी एक से ज्यादा देशों के अंदर स्टैब्लिश हो चुकी है उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी। अब आपसे पूछा यह जाएगा कि मल्टीनेशनल कंपनी के नेम बताने, जैसे इंडिया की मल्टीनेशनल कंपनी कौन कौन सी है, जैसे एशियन पेंट्स के बारे में वो पूछ सकता है, सुंदरम नट बोल्ट के बारे में आपसे पूछ सकता है, तो आपको उसके नेम याद करने। उसके अलावा एमएनसी के अंदर वो पूछ सकता है कि एमएनसी जब स्टैब्लिश होती है किसी भी देश के अंदर, तो स्टैब्लिश होने से पहले वो क्या क्या चीजें करती है, जैसे दूसरी कंपनी के साथ कंपटीशन करती है, उसको परचेज कर लेती है, या उसको कुछ मनी ट्रांसफर करती है ताकि वो भी उसके थ्रू डेवलप हो सके। नेक्स्ट उसके बाद में आपको पढ़ना है कि एमएनसी से क्या क्या फायदे बेनिफिट हो सकते हैं। तो इससे लोकल लोगों को फायदा ये होता है कि उनके पास में ऑप्शन बढ़ जाते हैं कि वो अब कोई सा भी जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट एक तो क्वालिटी अच्छी उसकी और उसके अलावा चीप रेट में उसको क्या कर सकते हैं, वो लोग खरीद सकते हैं। तो ये आपको एमएनसी के बारे में जरूर पढ़ना है। उसके अलावा आपको ये पढ़ना है कि सेज का मतलब क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसके बारे में जरूर आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना है इस बार के लिए। नेक्स्ट उसके बारे में और एक टॉपिक लास्ट में आपको पढ़ना है जो कि है डब्ल्यूटीओ के बारे में, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या रोल बताया गया है उसको आपको जरूर पढ़ना है। एक चैप्टर नंबर 3 में एक टॉपिक था जिसका नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसको भी आप जरूर एक बार के लिए पढ़ के जाए क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमारा बन सकता है। उसके बाद में हमारे पास जो चैप्टर है वो लास्ट चैप्टर है हमारा कंज्यूमर राइट्स के ऊपर, जिसके अंदर केवल एंड केवल आपको केवल याद क्या करने, सारे के सारे राइट्स याद करने। बट राइट्स के अलावा एक टॉपिक और है जिसको अपन कहते हैं कोपरा। उसके अलावा एक टॉपिक और है इसके अंदर मनरेगा के बारे में, जो
2005 में स्टार्ट किया गया था। तो मनरेगा वाला टॉपिक भी आप जरूर पढ़े। उसके बाद में सारे के सारे राइट्स आपको पढ़ने हैं, जैसे राइट टू सेफ्टी क्या है, राइट टू सीक रीएड्रेसल क्या है, राइट टू चूज के बारे में क्या है। तो आपको ये सारे टॉपिक भी एक बार कवर अप जरूर करने। इट मींस चैप्टर नंबर 5 जो राइट्स वाला है उसमें केवल और केवल अगर राइट्स के बारे में आप डिटेल में पढ़ के जाते हैं तो आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लास्ट में जो बुक आपको कवर अप करनी है वो है हमारे पास हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर हमारे 5 चैप्टर है। चैप्टर नंबर जो 1 है हमारा वो है नेशनलिज्म इन यूरोप। उसके अंदर चैप्टर स्टार्टिंग में सबसे पहले एक पर्सन है, पर्सन का नाम है फ्रेडरिक सोरियू। उसकी इमेज के बारे में आपको जरूर लर्न करना है। पिछली बार भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड में, तो आप इसको जरूर एक बार के लिए कवर अप करके जाए। नेक्स्ट उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि जो फ्रेंच की रिवॉल्यूशन हुई थी उसके क्या क्या रिजल्ट निकल के आते हैं, या कौन कौन से ईयर में क्या क्या चेंजेस किए गए थे। जैसे 1789 के अंदर रिवॉल्यूशन की गई थी जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कही जाती है। उसके बाद में दूसरा आपको उसके अंदर पढ़ना है नेपोलियन कोड के बारे में, कि नेपोलियन कोड कौन क्या था, तो वो 1804 के अंदर आपको पढ़ना है। नेक्स्ट उसके बाद में आपको एरिस्टोक्रेस के बारे में और मिडिल क्लास के बारे में आप लोगों को पढ़ना है कि ये दोनों क्या थे उसमें। उसके बाद में टॉपिक आएगा जो कि फ्रीडम से इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम के अंदर उसमें 2 वर्ड है, एक है लिबरलिज्म और है, तो लिबरलिज्म का मतलब जो है वो किससे लिया जाता है, फ्रीडम से लिया जाता है इसका मतलब। तो फ्रीडम यहाँ पर 2 तरीके की पूछी जा रही है आपकी बुक में, एक पॉलिटिकल तरीके से फ्रीडम क्या है और दूसरा इकोनॉमिक तरीके से फ्रीडम क्या है। इसी फ्रीडम के अंदर इकोनॉमिक तरीके में आपको एक 1834 में एक कस्टम यूनियन आपने पढ़ा होगा जिसको ज़ोल्वरिन के नाम से जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बनता है। उसके बाद में फर्स्ट चैप्टर में हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 1815 के अंदर एक ट्रीटी होती है, जिस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ वियना, जिसके अंदर 4 देश मिलकर, जिनको हम प्राप कंट्रीज के नाम से जानते हैं, पर्शिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन, चारों ने मिलकर एक पर्सन को डिफीट करा था जिस पर्सन का नाम था नेपोलियन। तो उन लोगों ने ट्रीटी ऑफ वियना में कौन कौन से चेंजेस किए ये आपको जरूर पढ़कर जाने। उसके बाद में आपको एक पर्सन का कैरेक्टर स्केच पढ़ना है जिस पर्सन का नाम है गिउसेप्पे मैज़ीनी, जो कि इटली के अंदर उसने सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। सीक्रेट सोसाइटी उसने 2 बनाई है, फर्स्ट का नाम है यंग इटली और दूसरी का नाम है यंग यूरोप। तो आपको इन दोनों के बारे में जरूर पढ़ना है। नेक्स्ट आपको इस टॉपिक में एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो पढ़नी है, जिसके अंदर मैटरनिस ने 2 लाइन कही थी कि ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। ये लाइन किसने कही है, तो ये लाइन कही थी ड्यूक मैटरनिच ने। और किसके लिए कही है, तो ये कही है हमारे मजीनी के लिए। नेक्स्ट उसके बाद में आपको पढ़ना है इसके अंदर व्हेन फ्रांस स्नीच रेस्ट यूरोप कैच कोल्ड, ये बात भी ड्यूक मैटरनिच ने ही कही थी, याद रखना। उसके बाद में आपको पढ़ना है ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसके अंदर एक ट्रीटी होती है कॉन्स्टेंटिनोपल की ट्रीटी, उसको जरूर आपको पढ़ के जाना है। लास्ट उसके बाद में आपको रोमांटिक नेशनलिज्म के बारे में पढ़ के जाना है और 2 आपको उसके अंदर नेक्स्ट 3 आपको टॉपिक जिसके अंदर यूनिफिकेशन पढ़ने हैं। एक आपको जर्मनी का पढ़ना है, उसके बाद में दूसरा इटली वाला पढ़ना है आपको, और लास्ट आपको ब्रिटेन वाला यूनिफिकेशन पढ़ना है। इसके अंदर याद ये रखना है कि जर्मनी का यूनिफिकेशन कौन से ईयर में कंप्लीट हुआ, कौन उस टाइम पर राजा था, सेम इटली के अंदर कौन था और ब्रिटेन के अंदर कैसे क्या किया गया था। जैसे ब्रिटेन के फ्लैग का नाम पूछ सकता है तो फ्लैग का नाम था यूनियन जैक, के बारे में अपन उसको पढ़ना है। नेक्स्ट उसके बाद में कंपैरिजन आपसे पूछ सकता है कि मरियम के बारे में और जर्मेनिया के बारे में आप लोगों को क्या करना है, कंपैरिजन करके बताना है। और लास्ट चैप्टर नंबर 1 में एक टॉपिक है जिसका नाम है बाल्कन्स, कि बाल्कन्स वाली क्या प्रॉब्लम थी, क्या इशू थी। तो ये चैप्टर नंबर हमारे 1 के सारे क्वेश्चन है हिस्ट्री में। उसके बाद में आपको इंपॉर्टेंट दूसरा चैप्टर जो हमारा है वो है हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया के अंदर। उसके अंदर आपको पढ़ना है कि फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर हुआ था जो कि आपका 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था, उसके इंडिया के अंदर क्या क्या इंपैक्ट पड़े थे, ये जरूर पढ़ना है कि इंडिया में इसके क्या क्या इंपैक्ट पड़े थे। उसके बाद में आपको पढ़ना है सत्याग्रह के बारे में।
सत्याग्रह हमको पता है किसके द्वारा चलाया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी इंडिया में कब आते हैं, तो 1915 के अंदर महात्मा गांधी इंडिया के अंदर आते हैं। और उनके द्वारा अपन देखते हैं 3 मूवमेंट चलाए गए थे, जिसके अंदर आपको चंपारण वाला, खेड़ा गुजरात वाले भी आपको पढ़ना है, और अहमदाबाद मिल मजदूर वाला आपको पढ़ना है। उसके बाद में आपको पढ़ना है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके पास, रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट के बाद में आपको पढ़ना है खिलाफत मूवमेंट के बारे में। और नेक्स्ट खिलाफत मूवमेंट के बाद में आपको लास्ट एक जो इसके फर्स्ट पार्ट में जो मेन इंपोर्टेंट है वो है आपको पढ़ना है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में। नॉन कॉपरेशन के अलावा आपकी बुक में 2 और मूवमेंट है, एक है आपके पास सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट और एक है क्विट इंडिया मूवमेंट। इनको जरूर आपको एक बार के लिए कवर अप करके जाना है। उसके बाद में नेक्स्ट आपके पास चैप्टर नंबर जो आपके पास 3 है, उस चैप्टर नंबर 3 के अंदर ट्रेड के बारे में आपको बता रखा है कि कैसे कैसे क्या चीज है। तो उसके अंदर आपको सबसे पहला टॉपिक याद करना है सिल्क रूट के बारे में। उसके बाद में फूड के ऊपर किस किस तरीके से, जैसे स्पैगेटी किधर जाकर के नूडल्स बन जाता है, या फिर इटालियन पास्ता बन जाता है जो पहले अरब देश में हुआ करता था। उसी के बीच में आपको ये भी पढ़ना है कि एक पर्सन है जिस पर्सन ने अमेरिका की डिस्कवरी कर दी थी, क्या नाम था उसका, उसका नाम बताया जाता है कोलंबस। उसके बाद में हम लोगों को पढ़ना है कि एक डिजीज जिसके द्वारा पूरे के पूरे अमेरिका को कवर अप किया जाता है, उस डिजीज का नाम बताया जाता है स्मॉल पॉक्स के बारे में, वो आपको जरूर पढ़ना है। नेक्स्ट ऐसे ही एक डिजीज है जिसके बारे में और आपको इस बुक में पढ़ना है, इस चैप्टर में पढ़ना है, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा रेंडरपेस्ट और कैटल प्लेग के बारे में। तो ये भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है कि अफ्रीका को कंट्रोल में कैसे किया था। उसके बाद में टेक्नोलॉजी का रोल पूछा जा सकता है, तो इसके अंदर आपको याद करना है, जिसके अंदर रेफ्रिजरेटर फ्रीज के बारे में आपको पढ़ना है कि कैसे क्या इसके अंदर चेंजेस किए गए थे। उसके अलावा इस चैप्टर में जो और मेन चीज है उसके अंदर ये है कि आपको गुलाम किस तरीके से बनाया जाता था, इट मींस इंडेंजर्ड लेबर के बारे में आप लोगों को इसके अंदर पढ़ के जाना है, जिसके अंदर ये बताना है कि इंडेंजर्ड लेबर जो थे वो इंडिया में कहाँ से आया करते थे, या उनको कहाँ पर शिफ्ट किया जाता था, और वो लोग कैसे कैसे शो करते थे। जैसे रास्ता फेरिनिज्म करके वो लोग प्रोटेस्ट करते थे। उसके अलावा प्रोटेस्ट करने का तरीका उनका दूसरा भी हुआ करता था, जिसके अंदर अपन उनका चटनी म्यूजिक के बारे में भी अपन पढ़ते हैं। तो ये सारे तरीके आपको उसके अंदर याद करने हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर आपका 4 है, जिसके अंदर मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड के बारे में आपको पढ़ना है। उसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पहले के टाइम पर कौन कौन लोग विदेश में या दूसरी जगह जाते थे। तो एक लोग ट्रेडर हुआ करते थे, ट्रेवलर हुआ करते थे, उसके अलावा प्रीस्ट हुआ करते थे, और पिलग्रिम वाले हुआ करते थे, जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, एक दूसरे के जो थॉट्स है, मनी है, वैल्यूज है, उनको आपस में एक्सचेंज करते थे। उसके बाद में टॉपिक जो आता है, उस टॉपिक में आपको पढ़ना है रिलेशन बिटवीन मर्चेंट्स एंड वीवर्स या फिर पीजेंट्स के बारे में, कि कैसे उन लोगों के आपस में रिलेशन बने। इंपॉर्टेंट टॉपिक उसके अंदर आपको दे रखा है। उसके बाद में जो और इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर दे रखे, जैसे वन लाइनर के अंदर अपन आपसे पूछ सकता है गोमास्ता के बारे में पूछा जा सकता है, जॉबर के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है, फर्स्ट फैक्ट्री कहां पर आई उसके बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है, अर्ली एंटरप्रेन्योर कौन कौन से थे आपके देश में, इनके बारे में भी वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है। और नेक्स्ट उसके बारे में आपसे पूछ सकता है कि पहले के टाइम पर जो ट्रेड चलता था उसके अंदर क्या क्या चीजें की जाती थी। तो उसके अंदर जो बड़ी बड़ी यूरोप की कंपनियां हुआ करती थी, तो वो मार्केटिंग के लिए नई नई चीजों का यूज करती थी। जैसे मार्केटिंग के लिए वो लोग न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश करवाते थे, उसके अलावा टैग लगाते थे उस टाइम पर, उसके अलावा वो क्या करते थे, तो एडवर्टाइजमेंट किया करते थे खुद के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। और लास्ट आपके पास जो चैप्टर निकल कर आता है वो है आपके पास प्रिंट मीडिया का, जिसके अंदर आप लोगों को सबसे पहले ये पढ़ना है कि प्रिंटिंग कौन से देश से स्टार्ट हुई। तो आपको पता ही होगा चाइना, जापान और कोरिया से हम लोग देखते हैं कि तीनों जगह से क्या स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले पेंटिंग, सबसे पहले आपको चाइना के बारे में पढ़ना है, जिसके अंदर आपको पढ़ना है अकॉर्डियन बुक के बारे में, जो कि वुड ब्लॉक के थ्रू प्रिंट की गई थी। उसके अलावा इसके अंदर पढ़ना है कि कैलियोग्राफी का मतलब क्या होता है। उसके बाद में आपको पढ़ना है जापान की बुक का नाम क्या था। तो जापान की बुक का नाम है डायमंड सूत्रा। तो जापान के अंदर एक शहर है, शहर का नाम है इडो, इसका मतलब पूछा जा सकता है, तो इसका मतलब कहा जाता है टोक्यो। उसके अलावा कोरिया के अंदर 2 वर्ड आपके बुक में दे रखे,
इसको जरूर पढ़ के जाएं। एक का नाम है जिग्जी और दूसरा आपको दे रखा है इसके अंदर कि जिसके अंदर त्रिपीठ का कोरिएना के बारे में आपको दे रखा है, तो वो जरूर आप देख कर जाए। जापान में भी एक टॉपिक है जिसका नाम है, जिसका राइटर का नाम बताया जाता है कीटागावा उटामारो, के बारे में आपको जरूर पढ़ के जाना है क्योंकि